हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो पिछली बार हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, show the structure of a renal corpuscle with the help of a diagram। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रीनल कॉर्पस्कल का स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर किसका बनाना है, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो रीनल कॉर्पस्कल यानी कि हमारे पास ग्लोमेरुलस प्लस बोमैन्स कैप्सूल, ये इसका स्ट्रक्चर बनाने को बोल रहे हैं। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमैन्स कैप्सूल को रीनल कॉर्पस्कल या मैल्फिजियन कॉर्पस्कल भी कह सकते हैं। तो ये तीनों में से कुछ किसी का भी स्ट्रक्चर बनाने आए तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्फाबेट्स में ए पहले आता है। तो ए जो है एफरेंट आर्टेरियोल, कोई भी सामान हमारा लेके आएगा, यानी जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो आएगा कहाँ, ग्लोमेरुलस में आएगा। कैसे? तो एफरेंट आर्टेरियोल से। और ई क्योंकि बाद में आता है तो ई सब कुछ बाहर लेके जाएगा। तो एफरेंट आर्टेरियोल जो भी हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा यहाँ से उसको बाहर लेके जाएगा। तो हमारे पास एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल हो गया। फिर यहाँ पे ये हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं वो हमारा मिलके बनाएंगी ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का ल्यूमेन आप देख रहे हैं बहुत ही थिन है। तो यहाँ से जब ब्लड आएगा तो इस थिन कैपिलरीज में जाने की वजह से यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से सारा जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर हो जाएगा और सारी इम्प्योरिटीज जो है वो यहाँ आके हमारे पास बोमैन्स कैप्सूल में आ जाएंगी। तो बोमैन्स कैप्सूल हुआ हमारा, ग्लोमेरुलस हुआ, और ये इन्हीं को मिला के हम रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं। तो एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस, बोमैन्स कैप्सूल, और बोमैन्स कैप्सूल फिर हमारा जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के तरफ। तो ये हुआ हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का कंटिन्यूएशन, बोमैन्स कैप्सूल कंटिन्यू करेगा। तो ये था हमारा पूरा जो रीनल कॉर्पस्कल या हमारा मैल्फिजियन बॉडी या मैल्फिजियन कॉर्पस्कल का डायग्राम। तो हम ऐसे बनाएंगे इसका डायग्राम। बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। तो ये स्टार्टिंग का पार्ट होगा हमारे किसी भी नेफ्रॉन में। एफरेंट आर्टेरियोल लीड करते हैं टू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो सराउंडेड होते हैं बाय बोमैन्स कैप्सूल। इधर से हमारा एफरेंट आर्टेरियोल निकलता है और बोमैन्स कैप्सूल ही हमारा पीसीटी में कंटिन्यू करता है। तो ये है हमारा रीनल कॉर्पस्कल का डायग्राम। फिर हम आते हैं, what is the role played by renin-angiotensin system in the regulation of kidney function। तो हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का पूछ रहा है रोल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, व्हाट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ये क्या है? तो ये एक फिजियोलॉजिकल हार्मोन सिस्टम है जो इन्वॉल्व होता है इन द रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एंड प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन। तो हमारे पास जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है और प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन है उसका जो हमारा रेगुलेशन होता है बाय रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम होता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम क्या है कि जो हमारा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है वहां से रिलीज होगा रेनिन जो है वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन को इनटू एंजियोटेंसिन 1। फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा इनटू एंजियोटेंसिन 2। तो यहाँ पे वही लिखा है, इट एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिनोजेन व्हिच गोस थ्रू प्रोटियोलिटिक क्लीवेज टू मेक डेकापेप्टाइड एंजियोटेंसिन 1। फिर हमारा एंजियोटेंसिन 1 से को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करेगा इनटू
एंजियोटेंसिन 2। और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन का रिलीज करवाएगा। तो फाइनली हम एल्डोस्टेरॉन का जो फंक्शन है वो देखेंगे, क्योंकि वही हमारे बॉडी पे जो इफेक्ट होगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का वो हमें पता चलेगा उससे। तो क्या है, हमसे पूछ रहा है रोल क्या है, तो फंक्शंस ही हमारा रोल हुआ। तो फंक्शंस के बाद हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की। तो क्या क्या फंक्शन है हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के। तो ये क्या करता है कि ये रेजिस्टेंस वेसल्स को बिल्ड करता है, इंक्रीजिंग आर्टेरियल प्रेशर एंड सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो हमें पता है जब ब्लड प्रेशर जो है फॉल होता है तब हमारा ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फिर stimulates delivery of sodium at different renal tubular sites and increases the body's water retention। तो हमारे पास जो सोडियम है उसको रीएब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करेगा ये सिस्टम, तभी तो हमारा वाटर भी सोडियम के साथ फॉलो करेगा। हमें पता है सोडियम, वाटर फॉलो सोडियम, तो सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा, वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल हमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे वेसल्स के थ्रू हुआ और यहाँ पे सोडियम के थ्रू हुआ। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आता है स्टिमुलेट्स द लिबरेशन ऑफ वैसोप्रेसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इंक्रीज्ड लिक्विड रिटेंशन बाय द किडनीज। तो ये और क्या करेगा कि वैसोप्रेसिन के रिलीज को भी बढ़ाएगा और वैसोप्रेसिन जो है हमारा रिलीज होके फिर लिक्विड रिटेंशन, वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन है तो डायूरेसिस को प्रिवेंट कराएगा और वाटर रिटेंशन कराएगा। फिर हमारे पास और क्या करेगा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज कराएगा और नॉरएपिनेफ्रिन के अपटेक को प्रिवेंट करेगा, तो हमारा एड्रेनर्जिक फंक्शन को प्रमोट करेगा। और उसके बाद हमारे पास वैस्कुलर हाइपरट्रॉफी एंड कार्डियक हाइपरट्रॉफी को स्टिम्युलेट करेगा, ताकि हमारा ओवरऑल मोटिव है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना है। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के लिए जो भी सारी चीजें बॉडी में होनी चाहिए वो ये कराएगा। तो जो रेनिन एंजियोटेंसिन रूट है ये रेगुलेटेड नहीं होता है only by the mechanisms which encourage the release of renin, but also by the natriuretic peptides that are released by the human heart। तो ये हमें बताना चाह रहे हैं कि ये रेगुलेट नहीं होता बाय रेनिन, यानी कि रेनिन इस सिस्टम को रेगुलेट नहीं करेगा। इसका रेगुलेशन जो है वो होता है नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स। हमें पता है नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स में एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड रेनिन रास का एंटागोनिस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि वो उल्टा काम करता है रास से। तो ये जो है हमारा काउंटर रेगुलेशन सिस्टम है, जो दूसरा हार्मोन हमारे रेनिन के रिलीज को या रेनिन के फंक्शन को एंटागोनाइज करेगा। रेनिन अगर ज्यादा होता है तो ये फीडबैक रेगुलेशन शो नहीं करेगा। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर लेवल इन द ब्लड सेल्स। जब भी हमारे पास ड्रॉप और राइज इन ब्लड प्रेशर लेवल होगा तो ये सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा और रेनिन को रिलीज कर देगा हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में। और जब रेनिन हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाएगा, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा, तो हम जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं जो भी ऑर्गन्स है जिनको हमारे पास हमेशा एक ब्लड सप्लाई का थ्रेशोल्ड होता है, उनको ब्लड सप्लाई कम होने की संभावना है, जिसकी वजह से उनकी इश्कीमिया हो सकता है, लेस ब्लड सप्लाई। तो हमारा ब्रेन हो गया, हमारा किडनी हो गया, हमारा हार्ट हो गया, इनको हमेशा एक मिनिमम रेंज ऑफ ब्लड जो है सप्लाई चाहिए, ब्लड प्रेशर चाहिए। तो इसके लिए हमारा तुरंत रेनिन रिलीज होके ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। साथ ही साथ हमारे पास मैनिपुलेटिव थेरेपीज प्ले एन इम्पोर्टेंट मेजर रोल इन ट्रीटिंग हार्ट फेलियर एंड हाइपरटेंशन।
तो हम जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसके हर रिसेप्टर और हर हार्मोन को ब्लॉक कर सकते हैं, और इसके वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। तो हम इस मैकेनिज्म के हर स्टेप को ब्लॉक कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, ताकि हम ड्रग थेरेपी दे पाए पेशेंट को। फिर कंप्लीट इनहिबिशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम भी हम कर सकते हैं, जो कि हमारे पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा विद रीनल एंड हार्ट डिजीज। जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो ड्यूअल ब्लॉकेट कर सकते हैं हम एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स का ब्लॉकेट, या फिर एस इनहिबिटर्स, यानी हम ARBs एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं, या एस इनहिबिटर्स को यूज कर सकते हैं टू ब्लॉक दिस पाथवे, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज ना हो, डिक्रीज हो, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है। तो ये है हमारा रोल प्लेड बाय द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम इन द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्वेटिक एनिमल्स जनरली आर अ मोनोटेलिक इन नेचर वेयर एज टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स आर नॉट। तो हमें बताना है ऐसा क्यों है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो तो अमोनोटेलिक हैं, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं वो हमारे या तो यूरियाटेलिक हैं या फिर यूरिकोटेलिक हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया होता है उसे हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म। और जो जो भी हमारे पास पानी में जो भी रहता है, जैसे बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, उनके पास बहुत सारा वाटर है, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो वो पानी को यूटिलाइज करते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ अमोनिया। तो इसीलिए हम इन एनिमल्स को अमोनोटेलिक कहते हैं, क्योंकि अमोनिया जो है रेडिली सॉल्युबल इन वाटर है, तो उसको आराम से डिफ्यूजन के थ्रू ये एनिमल्स जो है अमोनियम आयंस के फॉर्म में वाटर में एक्सक्रीट कर देते हैं, चारों तरफ उनके पानी ही पानी है, और ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर ही है और रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। तो क्या क्या रीजंस हमने देखे, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स पूरे तरह पानी के अंदर हैं, तो उनके पास बहुत अमाउंट ऑफ वाटर है फॉर एक्सक्रीशन ऑफ देयर वेस्टेस, तो वो अमोनियम आयंस के फॉर्म में वेस्टेस को रिलीज करते हैं। साथ ही साथ अमोनिया जो है वो रेडिली सॉल्युबल इन वाटर भी है, तो आराम से वो डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज करते हैं और ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है। तो जो ये मोड ऑफ एक्सक्रीशन है इज सूटेबल फॉर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विच हैज अ कांस्टेंट एक्सेस टू वाटर। तो हमने देखा कि क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स के पास कांस्टेंट एक्सेस टू वाटर है, चारों तरफ उनके पानी ही है, तो वो अमोनिया के फॉर्म में वेस्टेस को सिक्रीट कर लेते हैं। पर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके पास तो इतना पानी, चारों वो पानी में तो नहीं रहते, वो तो लैंड पे रहते हैं, तो उन्हें लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्टेस लाइक यूरिया, एंड क्योंकि यूरिया जो हमारा लेस सॉल्युबल इन वाटर है, तो हमें वाटर को कंजर्व भी करना है। तो ये जो है हमारे पास यूरिया के फॉर्म में जो हमारे मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मराइन फिशेस जो यूरिया के फॉर्म में वेस्टेस को एक्सक्रीट करते हैं, उन्हें हम यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। क्योंकि हमें थोड़ा वाटर कंजर्व करना है अपने बॉडी में, तो हम ऐसे वेस्ट को एक्सक्रीट करेंगे जिसको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट ना हो फॉर एक्सक्रीशन, तो हो जाता है हमारा यूरियाटेलिक एनिमल्स। फिर हमारा यूरिकोटेलिक एनिमल्स कौन से हैं? जो हमारे पास लैंड स्नेल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो वो यूरिक एसिड के फॉर्म में वेस्टेस को सिक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड को और भी कम पानी चाहिए फॉर इट्स एक्सक्रीशन। ये जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं, वो हमारे पास यूरिया के फॉर्म में, और रेप्टाइल्स हैं यूरिया के फॉर्म में वेस्टेस रिलीज करते हैं, तो हम इन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। और ये हमारे पास वाटर को और भी ज्यादा कंजर्व करते हैं इन कंपैरिजन टू मैमल्स और जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड यूरिन इज नॉट सेम
तो हमें इस पे कमेंट करना है। तो हमें पता है कि जो यूरिन है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो इनका कॉम्पोजिशन कैसे सेम हो सकता है? तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है और यूरिन है, इनका कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। क्यों नहीं है? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उसमें लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर है, पहली बात तो। और भी डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन्स एक्सेट्रा। तो एक तो बहुत सारा पानी है, साथ ही साथ वाटर, डिजॉल्व सब्सटेंसेस है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, ये सारी चीजें हैं। जबकि जो यूरिन है, इट इज अ लाइट येलो, ट्रांसपेरेंट लाइट येलो लिक्विड। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होगा हमारे पास, ट्रांसपेरेंट लाइट येलो लिक्विड विच इज फॉर्म्ड आफ्टर रिगरस रीएब्जॉर्प्शन। तो जो यूरिन है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है। और ये कब बना है? जब रिगरस रीएब्जॉर्प्शन हुआ है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। पहले तो रिगरस रीएब्जॉर्प्शन हुआ, फिर सिक्रीशन भी हुआ कुछ कुछ। तो सिक्रीशंस हुए फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसके बाद बना है यूरिन। It constitutes about 95% water and 5% of other organic and inorganic salts या substances। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं इन यूरिन, वो है नाइट्रोजन, यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। जबकि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन यूरिन है, उसमें है क्लोराइड, फोस्फेट, सल्फेट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, आर्सेनिक एंड लेड। तो हमारे पास ये कह रहा है कि जो यूरिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था, उसमें तो बहुत सारा पानी था, साथ ही साथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे। पर जो हमारा यूरिन है उसमें काफी कम, वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जो कि बना है रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बाद का प्रोडक्ट है हमारे पास यूरिन। तो यूरिन में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो नाइट्रोजन, यूरिया, क्रिएटिनिन हो सकते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे पास क्लोराइड, फोस्फेट, सल्फेट हो सकते हैं। जो ग्लूकोज है वो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मिल सकता है, पर यूरिन में नॉर्मली नहीं मिलता, क्योंकि सारा ग्लूकोज हमारा जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है और यूरिन है, इनका कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। इनका कॉम्पोजिशन जो है वो सेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के कॉम्पोजिशन में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज द प्रोसीजर एडवाइज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ एक्सट्रीम रीनल फेलियर, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इट। अब हमसे पूछ रहा है, एक्सट्रीम रीनल फेलियर हो गया है पेशेंट को, किडनीज पूरी की पूरी फेल हो गई है, काम नहीं कर रही हैं, तो अब हम क्या करेंगे? तो हमें पता है कि किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो किडनीज का रीजेनरेशन तो नहीं होगा, तो हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, किडनी को रिप्लेस करना पड़ेगा एक हेल्दी किडनी से। तो ये अल्टीमेट मेथड है फॉर द करेक्शन ऑफ एक्यूट और एक्सट्रीम रीनल फेलियर, जब हमारी किडनीज काम ही नहीं कर रही है। तो इसमें क्या होता है, हम एक फंक्शनल किडनी को लेते हैं हम और उसे ट्रांसप्लांट की तरह यूज करते हैं फ्रॉम अ डोनर। एक डोनर जो अपनी हेल्दी किडनी को देने के लिए तैयार है, उससे हम किडनी को लेते हैं। प्रिफरेबली हम क्लोज रिलेटिव को चूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास HLA मैचिंग आ जाता है। मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है, हमें कॉम्पैटिबिलिटी चेक करनी है किडनी की, तो हम क्लोज रिलेटिव को लेंगे, तो ही हमारे पास जो है मोस्ट ऑफ द HLA जीन्स जो है वो मैच करेंगे। टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन, यानी हमारे बॉडी अगर को किडनी को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए बाय द इम्यून सिस्टम, तो हमारे इम्यून सिस्टम को किडनी फॉरेन कब नहीं लगेगी, जब हम क्लोज रिलेटिव की किडनी लेंगे, तो उतने ज्यादा जो HLA जीन्स है वो डिफरेंट नहीं होंगे, तो हमारे पास जो किडनी है वो रिजेक्ट होने का चांसेस कम है। तो रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए बाय द इम्यून सिस्टम हम क्लोज रिलेटिव की किडनी लेंगे। और जो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं, उन्होंने इंक्रीज की है द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक।
तो ये था हमारा ब्रीफ अकाउंट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। फिर हम आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ हैव द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेड देमसेल्व्स फ्रॉम द फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जैसा सिमिलर लग रहा है। तो क्या किया है ऐसा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ने ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सके। तो जो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है वो उसने क्या नेसेसिटेट किया कि आप जमीन पे रह रहे हैं तो आपको वाटर कंजर्व करना पड़ेगा और आप लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्टेज बनाइए, जैसे कि हमारे पास यूरिया एंड यूरिक एसिड है, ताकि आप वाटर को कंजर्व कर सकें। तो जो भी हमारे पास मैमल्स हैं और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं, वो मेनली यूरिया एक्सक्रीट करते हैं एज देयर नाइट्रोजनस वेस्टेज, और उन्हें हम यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। फिर यूरिया बनता कैसे है, हमने देखा था कि लिवर में जो अमोनिया है वो CO2 के साथ मिलके हमारा यूरिया बनाता है, जिसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं। और ये यूरिया जो है रिलीज हो जाती है इन द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज। ठीक है, यूरिया बना कैसे, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के लिवर के अंदर, फिर ब्लड में चला गया ये यूरिया और फाइनली यूरिन में एक्सक्रीट हो गया। Some urea is retained in the kidney in order to maintain osmolarity. और जो हमारे पास रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स हैं, वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट, जो कि हमने कल देखा था, विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो ये और भी कम वाटर यूज करते हैं और पेलेट्स और पेस्ट के फॉर्म में हमारे पास जो भी वेस्टेज हैं इनके, उसको एक्सक्रीट करते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिक एसिड एंड इट्स सब्सिक्वेंट एलिमिनेशन रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। तो जब हम अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें लेसर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, जितना हमें अमोनिया को सिक्रीट करने में बहुत ज्यादा पानी लग जाता। तो अब हम लैंड पे रह रहे हैं तो हमें वाटर को कंजर्व करना है, तो हमें लेसर अमाउंट ऑफ वाटर को यूज करना है। हेंस ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन लैंड एंड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज वाटर लॉस, हमने क्या किया है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ने या तो यूरिया सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिया, या यूरिया एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर दिया, या यूरिक एसिड। ये किया है हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ने फॉर ऐसे अडेप्ट किया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, लेबल द पार्ट्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। फिर से हमारे पास रीनल कॉर्पस्कल का डायग्राम दिया है। यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है क्योंकि सामान यहाँ से बाहर जा रहा है। तो हमारे पास ब्लड इधर से अंदर आएगा, ऑब्वियसली इधर से बाहर जा रहा है तो एक तरफ से तो अंदर आना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा एफरेंट आर्टेरियोल। फिर जो हमारा बाहर लेके जा रहा है वो होगा इफरेंट आर्टेरियोल। कैप्सूल की तरह कौन इन कवर किया है, ये ग्रीन वाला पार्ट हमारा ये हो जाएगा पोमेंस कैप्सूल, ये पार्ट। और जो फाइनली कैपिलरीज का नेटवर्क है हमारे पास वो हो जाएगा ग्लोमेरुलस। तो हम देख सकते हैं ये होगा हमारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस। फिर जो कैप्सूल है हमारे पास वो हो जाएगा बोमेंस कैप्सूल। फिर होगा हमारे पास एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ से आएगा ब्लड अंदर और यहाँ से बाहर जाएगा। तो ये है हमारे पास लेबलिंग इन फॉलोइंग पार्ट्स की। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, एक्सप्लेन why a hemodialyzing unit is called artificial kidney। तो हमसे बोल रहा है एक्सप्लेन करिए एक हीमोडायलाइजिंग यूनिट को आप आर्टिफिशियल किडनी क्यों बोलते हैं। तो हीमोडायलिसिस क्या है, हीमोडायलिसिस एक प्रोसीजर है जिसमें हम रिमूव कर रहे हैं यूरिया फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट्स अफेक्टेड बाय यूरेमिया एंड किडनी फेलियर। तो एक पेशेंट को यूरेमिया हो रखा है और उसकी किडनीज फेल हो गई हैं, तो हम रिमूव कैसे करेंगे यूरिया उसके ब्लड से। तो उस प्रोसीजर को कहते हैं हीमोडायलिसिस। इसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं बिकॉज इट रिप्लेसेस द फंक्शन ऑफ किडनी दैट इज रिमूविंग यूरिया फ्रॉम द ब्लड।
जो भी हमारा फंक्शन ऑफ किडनी क्या है कि यूरिया को आप ब्लड से फिल्टर कर दीजिए, तो अब किडनी फंक्शन नहीं कर रही है तो हम एक आर्टिफिशियल मशीन का यूज करेंगे जिसे हम बोलेंगे हीमोडायलिसिस यूनिट या फिर आर्टिफिशियल किडनी। क्योंकि ये रियल किडनी तो नहीं है, पर किडनी का जो काम है ब्लड को यूरिया से फ्री करना, वो ये मशीन कर सकती है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल किडनी। तो हीमोडायलिसिस में होता क्या है, जो ब्लड है वो passes through a solution that has the same composition as plasma but without the nitrogenous wastes that is urea। यानी हम ब्लड को क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन के थ्रू पास कराते हैं। दो कंपार्टमेंट्स होते हैं सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ से ब्लड को पास कराते हैं और यहाँ से एक ऐसे सॉल्यूशन को पास कराते हैं जिसमें सेम कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा के जैसे, पर उसमें यूरिया जो है वो नहीं है। तो यूरिया हमारा डिफ्यूज कर जाता है ब्लड से इस सॉल्यूशन में। तो इसीलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ वेस्ट की वजह से इट मूव्स ब्लड टू द डायलिसिस फ्लूइड, एंड जो प्योरिफाइड ब्लड होता है, फिर यहाँ से जो प्योरिफाइड ब्लड निकलेगा उसको फिर से हम बॉडी को फिर से वापस भेज देंगे। तो बॉडी से ब्लड निकालेंगे, डायलिसिस यूनिट में डालेंगे, यूरिया से फ्री हो जाएगा ब्लड, फिर बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचा देंगे। तो ये है हमारा हीमोडायलिसिस यूनिट या फिर आर्टिफिशियल किडनी। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कमेंट अपॉन द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो आप सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के हार्मोनल रेगुलेशन पे कमेंट करिए। तो जो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है तो वो कैसे होता है, तो हमारे पास जो फंक्शनिंग ऑफ किडनी है वो कौन कौन से हॉर्मोन्स मेजर के हॉर्मोन्स पे डिपेंडेंट है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, इन तीनों हार्मोन से हमारे किडनी का फंक्शन जो है रेगुलेट हो रहा है। तो सबसे पहला है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस, हमें पता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से आता है। ये फैसिलिटेट करता है क्या, वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लैटर पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वाटर रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट कराएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड कलेक्टिंग डक्ट by increasing the permeability to water and salt, and by accelerating water and ion transfer in the direction determined by the osmotic gradient। यानी कि हमें समझना है ये है कि जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द लैटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, जो कि हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, वो होगा हमारे एंटी डायूरेटिक हार्मोन के थ्रू, जो कि हमारे परमेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सॉल्ट को एक्सेलरेट करेगा। फिर हमारा जो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus है वो क्या करेगा, उससे हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो है वो रिलीज होगा, जो एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करेगा, और एल्डोस्टेरॉन हमारा वासो कंस्ट्रिक्शन कराएगा और सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कराएगा बाय द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये रास जो है, मेनली रास जो है वो क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवा रहा है, और एल्डोस्टेरॉन हमारा जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करवाएगा फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फाइनली जो है हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फिर हमारा, तो हमने देखा एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन जो है हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को एब्जॉर्ब को कहेगा कि मोर Na+ एंड वाटर को रीएब्जॉर्ब कराओ, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नॉट द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ऐसा हमारा रास का पूरा मैकेनिज्म होगा। फिर है हमारे पास एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि प्रोड्यूस होगा बाय द एट्रिया ऑफ द हार्ट। तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा उल्टा कि हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो, तो ये सोडियम के एक्सक्रीशन को फैसिलिटेट कराएगा, और क्या करेगा, इस मैकेनिज्म को अपोज करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को अपोज करेगा या एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करेगा, और वहीं हमारे पास जो सोडियम है उसका एक्सक्रीशन कराएगा ताकि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो सके। तो ये था हमारा 3 चीजें हमने देखी, एक तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दूसरा हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus से रास और एल्डोस्टेरॉन,
और तीसरा हमारा एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। तो ये थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम आते हैं हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इन मैमल्स। तो जो मैमल्स में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है उसके मैकेनिज्म को आप एक्सप्लेन करिए। तो दो मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म जो है वो है हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या मतलब है, जो मैमल्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को रिलीज करते हैं, जो तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रिलीज होने के वजह से हमारा वाटर कंजर्व होता है। तो ये कैसे होता है, तो जो हेनलेज लूप है और वासा रेक्टा है उनमें एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म हो रहा रहता है जिसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। तो जो हमारे पास ये जो दो ट्यूब्स हैं, वासा रेक्टा जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो है यूरिन फ्लो कर रहा रहता है। तो हेनलेज लूप और वासा रेक्टा में ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ब्लड फ्लो कर रहा रहता है, तो इसीलिए हम इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। तो जो हेनलेज लूप और वासा रेक्टा है वो एक दूसरे के बहुत पास हैं। दिस प्रॉक्सिमिटी एज वेल एज द काउंटर करंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड increased osmolarity towards the medullary interstitium. The osmolarity of the cortex is greater than while it is in the inner medulla. तो कह रहा है जो ओस्मोलैरिटी ऑफ द कॉर्टेक्स है वो हमारे पास 300 मिली ओस्मोलीटर है, जबकि इनर मेडुला में वो लगभग 1200 मिली ओस्म पर लीटर के अराउंड होती है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हेनलेज लूप और वासा रेक्टा है एक दूसरे के बहुत पास है, और साथ ही एक में ऐसे अगर यूरिन फ्लो कर रहा है तो दूसरे में ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इस डायरेक्शन की वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, और इसी से हमारा मेडुलरी इंटरस्टिशियम की जो ओस्मोलैरिटी है वो भी मेंटेन्ड रहती है। फिर हमारे पास जो NaCl एंड यूरिया जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेडियंट। तो जो NaCl present है in the ascending limb of Henle's loop is exchanged with the descending limb of vasa recta। तो हमारे पास ascending limb और descending limb है, ये हमारा loop of Henle, ये उसका ascending limb और ये उसका descending limb, और वासा रेक्टा का descending और ascending limb। तो वासा रेक्टा रेट से मैं बताती हूँ। तो फिर हमारे पास पहला चीज क्या है कि जो हमारे पास NaCl है प्रेजेंट इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वो हमारा एक्सचेंज होगा किससे, बाय द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और जब ये NaCl रिटर्न होगा टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, यानी कि अब कह रहा है कि हमें पता है कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो सिर्फ सॉल्ट्स के लिए परमिएबल है। तो यहाँ से NaCl निकल के वासा रेक्टा में आ जाएगा, और फिर वासा रेक्टा यहाँ से NaCl को वापस छोड़ देगा ताकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ग्रेडियंट मेंटेन रहे। फिर जो यूरिया एंटरिंग द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, यहाँ से जो यूरिया है जो थिन सेगमेंट को आ रहा है, is transported back to the interstitium by the collecting tubule. This counter current mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium, और जो interstitial gradient है वही responsible है for the easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate। तो हमारे पास कह रहा है कि यहाँ से जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है उसने क्या किया, यूरिया को रिलीज किया, और यूरिया जो है फाइनली हमारे पास जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वहां से इंटरस्टिशियम में चला गया। फिर है हमारे पास जो ये जो ग्रेडियंट है उसके वजह से ही आप मान लीजिए कि यहाँ की ऑस्मोलैरिटी बहुत हाई है और कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जा रहा है, तो इसके वजह से वाटर जो है पूरा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर जो जहाँ पे हाई ऑस्मोलैरिटी है वहां जाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए जो यूरिन है 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म्ड होता है देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। हमारे पास जो भी इनिशियल फिल्ट्रेट है उससे 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड जो है यूरिन बन के आता है।
तो ये है हमारा काउंटर करेंट मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन इन मैमल्स। फिर है हमारे पास ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम शोइंग रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। तो हमारे पास ये नेफ्रॉन है, ये है हमारे पास पीसीटी, ये है हमारे पास डीसीटी, फिर है हमारे पास पीसीटी से जा रहा है हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, देन थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और फाइनली थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। तो सबसे पहले जो हमारे पास पीसीटी है वहां से Na+ रीअब्सॉर्ब हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, 70 to 80% ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और सिक्रीट कौन कौन हो रहे हैं, H+ हो रहे हैं और H+ हो रहा है, और हमारे पास NH3 हो रहा है। तो दो चीजें सिक्रीट हो रही हैं और बाकी सारे हमारे रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। एक डिफरेंस हमें याद रखना है कि जो पीसीटी है वहां से K+ रीअब्सॉर्ब होता है, जबकि जो डीसीटी है वहां पे K+ और H+ सिक्रीट होता है। वही NaCl और वाटर और बाइकार्बोनेट हर जगह रीअब्सॉर्ब होते हुए दिख रहे हैं। पीसीटी और डीसीटी की अगर हम बात करें तो डीसीटी में कौन जो है सिक्रीट होता है, K+ और H+, ये हमें याद रखना है। फिर है हमारे पास जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है, तो यहाँ से बस वाटर रीअब्सॉर्प्शन होगा। फिर हमने देखा था जो थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो यूरिया को रीअब्सॉर्ब करता है फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, और NaCl जो है बाहर निकलता है यहाँ से, जो वासा रेक्टा में एंटर करता है। कौन सा वासा रेक्टा, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो यहाँ से हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में NaCl जाएगा, फिर जो हमारा असेंडिंग लिम्ब है उस वासा रेक्टा को मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर भेज देगा, और इससे हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा लेबल्ड डायग्राम शोइंग द रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। कुछ चीजें हमें याद रखनी है कि कहाँ पे K+ और H+ का एक्सक्रीशन हो रहा है, और वही कहाँ पे हमारा रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है K+ और H+। फिर हम आते हैं एक्सप्लेन मिक्चुरेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मिक्चुरेशन को एक्सप्लेन करना है और डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बताने हैं। तो मिक्चुरेशन क्या है, तो प्रोसेस ऑफ बाय विच यूरिन इज रिलीज्ड इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। और यूरिन फॉर्म कैसे होता है, बाय नेफ्रॉन्स एंड स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो इस प्रोसेस को हम मिक्चुरेशन कहते हैं, यूरिन के रिलीज को। तो जब ब्लैडर हमारा फिल हो जाता है यूरिन से, तो ब्लैडर की वॉल्स स्ट्रेच होती हैं, और जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं हमारे ब्लैडर पे, वो सिग्नल्स भेजते हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और क्या होता है, जो CNS है वो मोटर मैसेज भेजता है टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो पहले हमारा ब्लैडर पूरा भर गया, उसने क्या किया, उसने सिग्नल्स भेजे, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने सिग्नल्स भेजे, CNS ने फिर क्या किया, मोटर सिग्नल्स भेजे टू द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर। और इससे क्या हुआ, हमारे पास यूरिन का रिलीज हुआ। The neural mechanisms resulting in micturition is called the micturition reflex। तो जो भी हमारे पास न्यूरल मैकेनिज्म्स हैं जिन्होंने मिक्चुरेशन को करवाया उसे हम बोलेंगे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। और डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हमने मिक्चुरेशन समझ लिया कि मिक्चुरेशन क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे सिग्नल्स जा रहे हैं CNS को, फिर CNS से मोटर सिग्नल्स आ रहे हैं हमारे ब्लैडर के स्मूथ मसल्स पे। फिर हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, जैसे कि हमारा यूरेमिया, रीनल कैल्कुलाई एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो सबसे पहले है यूरेमिया। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड यूरेमिया। तो इससे क्या होता है, हमारा किडनी फेलियर होता है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। या तो हम कह सकते हैं कि किडनी फेलियर के वजह से भी हमारा यूरेमिया हो सकता है।
क्योंकि यूरेमिया हो क्या क्यों रहा है, क्योंकि यूरिया हमारे ब्लड से एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज कॉल्ड यूरेमिया। फिर हमारे पास यूरिया प्रेजेंट इन द ब्लड कैन बी रिमूव बाय प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस, ये हमने देखा था। फिर हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड, ये भी हमने देखा है। रीनल कैल्कुलाई क्या है, पहला डिसऑर्डर हमने देख लिया यूरेमिया। रीनल कैल्कुलाई क्या है, इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स formed within the kidney are known as kidney stones or renal calculi। तो अगर हमारे पास इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स बन जाता है किडनी में, तो उसे हम कहते हैं रीनल स्टोन्स और रीनल कैल्कुलाई। कैल्शियम ऑक्सैलेट्स आर मोर कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स। फिर तीसरा डिजीज हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नाम से पता चल रहा है इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये है हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो हमने 3 डिजीजेस देखे इन टोटल। पहला तो हमारा यूरेमिया, फिर दूसरा हमारा रीनल कैल्कुलाई, और फाइनली हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये था प्रोसेस ऑफ मिक्सचरेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम आते हैं हाउ डज ट्यूबुलर सिक्रीशन हेल्प इन मेंटेनिंग आयनिक एंड एसिड बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड्स। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन से कैसे हमारा मेंटेन होता है आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस। तो जो हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, थर्ड स्टेप है। तो इसमें क्या होता है, जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं सब्सटेंसेस लाइक H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ कहाँ होता है, हमने देखा डायग्राम में कि पीसीटी में होता है और डीसीटी में होता है, और साथ ही साथ कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। तो इन 3 जगहों पे हमारे पास जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो होता है। तो पहला है हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हमने देखा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, दो चीजें जो है हमारे पास, अमोनिया और हमने देखा था H+। अमोनिया और H+, ये तो सिक्रीट हो रही हैं, तो सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अमोनिया हो रहा है, पर जो हमारे पास बाकी सारे हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी K+, ग्लूकोज, HCO3-, इन सब का तो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और बाकी H+ और K+ का हमारे पास सिक्रीशन हो रहा है। तो ये था पीसीटी में। फिर हमने क्या देखा डीसीटी में, कि डीसीटी में जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो HCO3- का हो रहा है, और सिक्रीशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस। तो H+ और K+ आयंस का सिक्रीशन हो रहा है हमारा डीसीटी के अंदर, और क्या इससे क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। फिर फाइनली है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है कि इसमें रीएब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर हो रहा है टू फॉर्म अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। इसके साथ साथ ही इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय द सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयंस। यानी H+ एंड K+ आयंस का जो सिलेक्टिव सिक्रीशन है वो ही मेनली हेल्प करता है हमें टू मेंटेन आयनिक एंड एसिड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड। तो सबसे पहले हमने देखा कि पीसीटी में होता है H+ और अमोनिया का सिलेक्टिव सिक्रीशन, डीसीटी में होता है H+ और K+ का सिलेक्टिव सिक्रीशन, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में हमारा मेनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, और साथ ही H+ और K+ का सिलेक्टिव सिक्रीशन भी होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। The glomerular filtrate in the loop of Henle gets concentrated in the descending and then gets diluted in the ascending limbs. Explain। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो पहले हमारे पास कॉन्सेंट्रेट होता है इन द डिसेंडिंग लिम्ब। कैसे? तो जो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, हमें पता है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है दैट इज मोर परमेएबल टू वाटर एंड ऑलमोस्ट इम्परमेएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। जबकि तो क्या होगा,
सिर्फ वाटर को परमेबल है, तो वाटर जो है हमारा पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा और फिल्ट्रेट पूरा जो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा जैसे ही वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जाएगा, तो वाटर पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का। फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या हुआ, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो इट इज इम्परमेबल टू वाटर बट परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसके वजह से क्या होगा, वाटर के लिए इम्परमेबल है पर परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, तो फिल्ट्रेट जो है वो डाइल्यूट होगा अब, क्योंकि वाटर के लिए तो इम्परमेबल है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल है, तो फिर से ये डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि फिर से हमारे पास सिर्फ जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स ही इसके थ्रू पास कर पाएंगे। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है इट इज इम्परमेबल टू वाटर बट परमेबल टू आयंस एंड इज पार्शियली परमेबल टू यूरिया। इसके वजह से जो फिल्ट्रेट है वो क्या होगा, हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा होगा। फिल्ट्रेट की टोनिसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सिर्फ आयंस जो है वो हमारे पास एंटर होंगे। तो जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वहां से क्या होता है कि Na प्लस K प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस और Cl माइनस रीअब्सॉर्ब होते हैं, मेकिंग द फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा एंड डाइल्यूटेड एज कंपेयर टू डिसेंडिंग लिम्ब। उसके बाद दिस कॉन्सेंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। द असेंडिंग लिम्ब इज परमेबल impermeable to water but allows the transport of electrolytes. Therefore, as the concentrated filtrate passes through the ascending limb, it gets diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid. तो ये यही कहना चाह रहा है कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो हमारे पास वाटर के लिए परमेबल था और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑलमोस्ट इम्परमेबल था, जबकि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो हमारे पास वाटर के लिए इम्परमेबल है बट इलेक्ट्रोलाइट्स को जाने देता है। तो जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट गया तो हमारे पास क्या हुआ, सारा पानी निकल गया तो फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो गया। लेकिन जब फिर असेंडिंग लिम्ब में गया तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब हो गए। तो फिर से इन कंपैरिजन टू द डिसेंडिंग लिम्ब ये जो फिल्ट्रेट है उसका ये क्या हुआ, डाइल्यूट हो गया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं हमारे रीअब्सॉर्ब हो गए। तो इस रीअब्सॉर्प्शन की वजह से डाइल्यूशन हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। तो यही एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आप जब डिसेंडिंग लिम्ब में गए तो सिर्फ पानी के लिए परमेबल है तो सारा पानी बाहर निकल गया, जब असेंडिंग लिम्ब में गए तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल है तो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स एब्सॉर्ब हो गए। तो इसके कंपैरिजन में, डिसेंडिंग लिम्ब के कंपैरिजन में असेंडिंग लिम्ब का जो फ्लूइड है वो डाइल्यूटेड है। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन किडनी विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम। तो हमें ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम। तो जो ह्यूमन किडनी है वो एक रेडिश, पहले ह्यूमन किडनी को हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। The human kidney is a reddish brown bean shaped structure situated between the last thoracic and third lumbar vertebra, यानी T12 to L3 तक हमारा एक्सटेंशन है किडनीज का। रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो जो डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी है उसके क्लोज है हमारे किडनीज। फिर जो ईच किडनी है ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस विद एन एवरेज वेट ऑफ 120 से लेके 170 ग्राम। लेंथ होगी 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ होगी 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस होगी 2 to 3 सेंटीमीटर विद एन एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम्स। तो ये हुआ हमारे किडनीज का वेट और जो भी मेजरमेंट्स है, लेंथ हो गया हमारा, विड्थ हो गया, थिकनेस हो गया, एवरेज वेट हो गया। फिर हमारे पास जो किडनीज हैं वो कवर्ड होती हैं बाय अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, द रीनल कैप्सूल विच प्रोटेक्ट्स द किडनीज। तो किडनीज के अराउंड क्रीनल कैप्सूल होता है और ये कैप्सूल हमारे पास एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो प्रोटेक्ट करता है
किडनीज को। फिर बाहर हमारे किडनीज में आउटर कॉर्टेक्स होता है जो कि डार्क होता है, और इनर मेडुला होता है जो कि लाइट इन कलर होता है। तो किडनीज कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड है, और दोनों के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को बोलते हैं नेफ्रॉन। आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला है किडनीज के अंदर। जो रीनल कॉर्टेक्स है वो ग्रैन्युलर इन अपीयरेंस है एंड कंटेन्स द लूप ऑफ हेनले, द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड टिब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ बेलिनी। तो जो हमारे पास कॉर्टेक्स है उसमें लूप ऑफ हेनले होगा, कलेक्टिंग डक्ट्स होगा, एंड टिब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ बेलिनी होगा। जबकि हमारे पास मेडुला है वो डिवाइडेड होगा इनटू कोनिकल मासेस, द मेडुलरी पिरामिड्स व्हिच फर्दर फॉर्म पैपिला। द पैपिला फॉर्म कैलिसेस जॉइंट टू रीनल पेल्विस लीडिंग टू द यूरेटर। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कोनिकल मासेस होंगे मेडुला में, जो जिन्हें हम मेडुलरी पिरामिड्स कहेंगे। तो इन मेडुलरी पिरामिड से जो हमारे पास कैलिसेस हैं, वो कैलिसेस जो है माइनर कैलिसेस मिलके बनाएंगे मेजर कैलिसेस, और फाइनली ये मेजर कैलिसेस जो है हमारे पास रीनल पेल्विस बनाएंगे जो कि हमारा यूरेटर के पास जाएगा। तो हम देख सकते हैं हमारे पास माइनर कैलाइसिस होंगे और मेजर कैलिक्स होगा, और मेजर कैलिक्स जो है फाइनली हमारे पास कहाँ हमें लेके जाएगा, तो रीनल पेल्विस में लेके जाएगा, लीडिंग टू द यूरेटर। बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इनटू द मेडुला एंड फॉर्म्स रीनल कॉलम्स व्हिच आर कॉल्ड द कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो ये जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं इनके बीच में आप देख रहे हैं कि कॉर्टेक्स जो है एक्सटेंड कर रहा है इस तरीके से। तो इनको हम बोलते हैं, इन कॉलम्स को हम बोलते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो जो एक्सटेंशन होता है ऑफ द कॉर्टेक्स इन बिटवीन द रीनल पिरामिड्स, इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स, हम उसे कहते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो हमने पूरा किडनी का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया कि किडनी के आसपास रीनल कैप्सूल है, अंदर कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला है, मेडुला पिरामिड्स में डिवाइडेड है, पिरामिड्स लीड करते हैं इनटू माइनर कैलाइसिस, मेजर कैलाइसिस जो कि बनाता है रीनल पेल्विस, फाइनली ये लीड करते हैं इनटू द यूरेटर। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो कॉर्टेक्स है वो मेडुला के बीच में एक्सटेंड कर रहा है एज रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। फिर हमने किडनी का लेंथ देखा, लेंथ होता है 10 to 12, विड्थ होता है 5 to 7, थिकनेस होती है 1 to 2 सेंटीमीटर, वेट होता है 120 to 170 ग्राम्स। ये सारी चीजें हमने देखी। तो हमने पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी को डिस्क्राइब किया, और ये रहा डायग्राम। डायग्राम बनाना काफी आसान है अगर आपको समझ में आ गया है कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस चैप्टर के। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की कि हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।